नालियों में भरे पानी की नई है निकासी, रहवासी हो रहे हैं परेशान। आए दिन नालियों को लेकर होती है तू तू मैं। बैसोदा मंडी में नालों के पानी की निकासी नहीं होने की वजह से नालों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिसके चलते कई बार अड़ोस पड़ोस के लोगों में तू मैं तक हो जाती है। बालाजी मंदिर के पीछे बसी बैसोदा मंडी के वार्ड नंबर 17 व 19 में कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनियां तो काट दी, मगर नालियां सही नहीं बनाने की वजह से नालियों का गंदा पानी खाली पड़े प्लाटों में इकट्ठा हो रहा है, जहां पानी भरे होने से वह दुर्गंध मार रहा है, जिसके चलते रहवासियों को जीना दुश्वार हो रहा है। 3 दिन पूर्व गिरे 1 घंटे की जोरदार बारिश ने घरों के बाहर पानी ही पानी कर दिया। नालियों में पानी की निकासी सही नहीं होने की वजह से जल भराव की नौबत आ गई। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि 2008 में यहाँ नालियों का निर्माण किया गया था, जिसका बहाव राजस्थान सीमा से सटे नालों में दिया गया था, मगर ऊंचाई होने की वजह से पानी ऊपर नहीं निकलता है, बल्कि वहीं भरा रहता है। जबकि बैसोदा मंडी अब नगर परिषद में तब्दील हो गई है, जिसकी साफ सफाई की व्यवस्था अब नगर परिषद की हो गई है। इस यथास्थिति के बारे में परिषद के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था, मगर उन्होंने भी नालियां देख इतिश्री कर ली। वहीं पूर्व में बनाई गई नालियां जेड आकृति की बना दी, जबकि नालियां का बहाव सीधा होता है, मगर बिना समझे बूझे नालियां चारों तरफ घुमा डाली। इतना ही नहीं, शासकीय स्कूल के पीछे बने रोड को क्रॉस कर नाली निर्माण कर दी, जो रास्ता सीधा जाता है, मगर पानी भरा होने की वजह से लोग निकल नहीं पाते हैं। वहीं घरों से निकला गंदा पानी स्कूल के पीछे भरा रहता है, जिसकी निकासी नहीं हो पाती। जबकि बरसात से पूर्व नगर परिषद बैसोदा मंडी सीएमओ सुरेश यादव ने सभी नालियों की साफ सफाई करवाई थी, उसके बाद भी ये स्थिति पैदा हो रही है। अब परिषद या तो नालियों का ढलान देख सीधी बनाए या फिर नालियों में पानी भरा रहने दे। अगर आगामी दिनों में बरसात होती है तो पानी की निकासी नहीं होने के चलते घरों में जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। जैसे कि ये आपके सामने भी नाला बना हुआ है और बरसात में गिरने के दौरान यहाँ काफ़ी सारा पानी भर जाता है, तो आप लोगों की क्या मांग है कि बरसात में ये नाला किस तरह से बनाया जाए? बरसात में नाला सर इस तरह से बनाया जाए कि इसका एक तो ढकान हो जाए और इसका लेवल एकदम एक्यूरेट हो जाए। लेवल इसमें हमेशा अपोजिट साइड में रहता है और उसका रीज़न ये होता है कि सड़कों पे पानी आ जाता है, घरों तक आ जाता है पानी और वो गंदगी फिर हमेशा के लिए बनी रहती है। और ये लोग क्या है खोद के चले जाते हैं, उसके बाद इस समस्या को लेकर आपने जनप्रतिनिधि या उनको अवगत करवाया? अभी 1-2 दिन पहले अवगत कराया था, जब ये खोदा था। इससे पहले जब वो लोग खोदने में कुछ करने रहते तो हमने इसको भर दिया था, ये चलो समस्या का समाधान इससे करके इसको पैक कर दें। अब उस पैकिंग को भी वो हटा के चले गए, हटा के चले गए। उसके बाद आगे मतलब खोज खबर भी नहीं ले रहे हैं कि इसका क्या करना है, और बरसात बिल्कुल सर पे है। यानी कुल मिला के आप भी चाहते हैं कि जो ये नाला बने इसका पानी सुचारू रूप से बह के निकल जाए बस और घरों के सामने एकत्रित ना हो जाए, और घरों के सामने बाकी हमें कोई समस्या नहीं है। आधा अधूरा काम छोड़ के चले जाते हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा है, 2008 से हो रहा है, तो 1-2 साल की बात नहीं होती। हमेशा से परेशान हो रहा है और पूरी पब्लिक परेशान हो रही है, और ऐसे कोरोना काल में इतना पानी भरा रहता है तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता। गोपाल जी, किस तरह की समस्या का भी आपको सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना तो ये करना पड़ रहा है कि जब नाला बना था 2008 में, उस पीरियड से आज तक का पानी का उस नाले में बराबर निकासी है ही नहीं। जब भी जब बरसात का पानी आता है तो राजस्थान में पानी उस नाले में आ जाता है और वो हमारे घर के सामने भरा हो रहा है। क्या कारण है जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही? ये निकासी क्यों नहीं हो रही कि ढलाव नहीं है, इधर ऊँचा नाला है, ऊँचाई पर इन्होंने बना दिया। उस नाले में अभी भी इन्होंने कल परसों आकर ये खोदा और बिल्कुल अव्यवस्थित नाला हो चुका है। व्यवस्थित बनाने के लिए तो इसके लिए आपने एक बार जो वहाँ की मध्य प्रदेश शासन है उनको अवगत कराया नहीं कराया? अवगत करा भी दिया है, आज से 4 महीने पहले दिखा भी दिया था। 4 महीने पहले भी उन्होंने कहा कि इसको करेंगे, बाकी आज तक एक हिस्सा हुआ नहीं। तो आप लोग यही चाहते हैं कि इस नाले का सही तरीके से विस्तारण हो? सही तरह से विस्तारण हो, मोहल्ले वाले में किसी एक दूसरे से अव्यवहार पैदा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको व्यवस्थित बनाए, मोहल्ले वाले रहे नहीं आपस। एकड़ का किया सम्मान, विधायक निधि से दी 1 लाख रुपए की राशि।
मारुति नंदन हनुमान मंदिर समिति व व्यापार मंडल यशोदा मंडी द्वारा गरोठ विधायक देवीलाल धाकड़ का किया अभिनंदन। वही सार्वजनिक पार्क के सौंदर्यीकरण की मांग के दौरान लोगों ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में सौंदर्यीकरण के लिए पार्क की चार दीवारी पर पेंटिंग, कुर्सियां, हाई मास्क, लाइट, वृक्षारोपण कर, ट्री गार्ड, बच्चों के खेलने के संसाधन लगवाने और खराब ट्यूबवेल व सड़क आदि का सही करवाने की क्षेत्रवासियों से विधायक धाकड़ से मांग की। इस दौरान विधायक द्वारा 1 लाख रुपए की राशि विधायक निधि स्वीकृति कर पार्क के अन्य सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद सीएमओ सुरेश यादव को निर्देशित कर अतिशीघ्र सभी समस्याओं के निदान के लिए क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, सचिव गिरिराज राठौड़, पूर्व अध्यक्ष मदन लाल शर्मा, बने सिंह, मांगीलाल मड़तवाल, लालचंद राठौड़, एल काबरा, पार्षद सुगना गुजर, हरीश विश्वकर्मा, नारायण पाटीदार, शिव खंडेलवाल, रमेश थोपड़िया, रचना दीदी, बाबूलाल नागर, कैलाश यानी, जुगल किशोर पालीवाल, जगदीश गुप्ता, मुकेश राठौड़, अभिषेक शर्मा, श्याम चौसी, अन्य समिति सदस्य मोहल्लेवासी मौजूद रहे। यशोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। पत्रकार पर जानलेवा हमला, बीच बचाव में लाइसेंस गन से की हवाई फायरिंग। बानपुरा तहसील बुडनपुर में युवा सुमित सिंह राठौड़ पत्रकार पर मंगलवार को 2 बदमाशों ने लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में राठौड़ ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर अपने आप को बचाया। गौरतलब है कि राठौड़ द्वारा बजरी खनन की खबर प्रसारित की थी, जिसके चलते प्रशासन द्वारा बजरी माफियाओं पर कार्रवाई भी की थी। उसी बात को लेकर राठौड़ पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि राठौड़ के एक्सीडेंट में हाथों में राड डली हुई है, जहां हमलावरों ने उसी हाथ पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मंगलवार सुबह पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ सीतामऊ किसी काम से जा रहा था कि रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने लोहे के पाइप से उसी पर हमला किया। हमलावरों ने उसी हाथ पर जिस पर उसका पूर्व में ऑपरेशन हुआ था। सुमित सिंह राठौड़ ने बीच बचाव करते हुए अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की, जहां फायरिंग के चलते हमलावर मौके से भाग निकले। सीतामऊ से पशु चिकित्सालय का नहीं हो रहा कार्य, 13 महीनों से बंद पड़ा है निर्माण। दरोनिया गांव में 13 महीनों से पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य ठप पड़ा है। उसे जल्द पूर्ण करवाने के लिए दरोनिया ग्राम पंचायत की वार्ड पंच लक्ष्मीबाई शर्मा ने सरकार से जल्द निर्माण करवाने की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी पिड़ावा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में वार्ड पंच लक्ष्मीबाई शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत दरोनिया सहित आसपास के 1 दर्जन गाँव मुख्यतः कृषि प्रधान गाँव है। यहाँ के किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि पशु पालन है। पशुओं के विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती है, जिसके लिए पशु चिकित्सालय की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार ने दरोनिया में पशु चिकित्सक व चिकित्सालय की व्यवस्था हेतु भवन की स्वीकृति दी थी, जिसकी 10 लाख रुपए की लागत से एवं कार्य पूर्ण 27 मार्च 2020 को होना था। कोरोना के चलते संपूर्ण लॉकडाउन लगने पर विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने से 6 माह की अवधि बढ़ा दी थी, जो भी 27/11/2020 को पूर्ण हो गई थी। लेकिन पिछले 13 माह से पशु चिकित्सालय दरोनिया का निर्माण कार्य ठप पड़ा है। भवन निर्माण को अधूरा ही छोड़ दिया गया और यहाँ पशु चिकित्सक भी नहीं आता है। ऐसे में किसानों को निजी पशु चिकित्सालय को बुलाकर पशुओं का इलाज करवाना पड़ रहा है, जिस वजह से क्षेत्र के पशुपालकों को धन और समय दोनों ही व्यर्थ करने पड़ रहे हैं। पशुपालन चिकित्सा विभाग का इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ज्ञापन देने वालों में वार्ड पंच लक्ष्मीबाई शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस IT सेल पिड़ावा कृपाल सिंह, जबलेन अशोक शर्मा, वार्ड पंच प्रतिनिधि दिलराज सिंह, अजय राठौड़ आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मांग की है कि इस भवन का अधूरा निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करके यहाँ पशु चिकित्सक की स्थायी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके। गोविंद धाकर के साथ मोहित शर्मा की। गांव में 13 महीने से पशु चिकित्सालय का कार्य बंद पड़ा है, जिससे सभी पशुपालकों को परेशानी हो रही है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाए, ताकि सभी पशु 6 सूत्री मांगों को लेकर वाल्मीकि महासभा ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वाल्मीकि महासभा के नगर अध्यक्ष मनीष कुमार नेतृत्व में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के सदस्यों द्वारा
कई महीनों से अटका नगर पालिका के कर्मचारियों को वेतन दिलवाने की मांग को लेकर 2018 में नियुक्त कुछ सफाई कर्मियों की स्थायी करने की मांग की। वहीं साथ ही सभी कर्मचारियों का वेतन महीने के पहले सप्ताह में दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सह सचिव गोपाल मिरोलिया, नगर महासचिव रवि नरवाल, नगर अध्यक्ष मनीष कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इलाहाबाद से मोहित राठौर की खबर। वैक्सीनेशन शुरू करवाने के लिए सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण सभी सेंटर बंद पड़े हुए हैं, जिसे जल्द वैक्सीनेशन भिजवाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी पिड़ावा को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि पिड़ावा उपखंड क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा 100% वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाकर कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। क्षेत्र को लोगों को 100% वैक्सीन लग पाए, उसके लिए जल्द से जल्द उपखंड क्षेत्र पिड़ावा के लिए वैक्सीनेशन भिजवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस IT सेल ब्लॉक अध्यक्ष पिड़ावा कृपाल सिंह जबलेन, अशोक शर्मा धरोनिया, बनवारी नागर, दिलराज सिंह, विकास अरमान खान, रामेश्वर टलर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा से ब्यूरो रिपोर्ट। रुपए दुगने करने के बहाने 3 लाख की धोखाधड़ी करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। आवर क्षेत्र में एक जने से रुपए दुगने करने के बहाने एक शातिर बदमाश ने धोखाधड़ी कर 3 लाख रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने करीब 1.5 साल बाद आरोपी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पगारिया थाना क्षेत्र के गंगारणी निवासी शंभूलाल प्रजापति ने करीब 1.5 साल पूर्व मध्य प्रदेश के महतपुर थाना क्षेत्र के किलकीपुरा निवासी शाकिर पुत्र सैयद खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने रुपए दुगने करने के बहाने 3 लाख रुपए हड़प लिए। उसके बाद से ही आरोपी शाकिर फरार चल रहा था। पुलिस की तहकीकात में आरोपी शाकिर द्वारा फरियादी शंभूलाल से 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी करना साबित होने के बाद से ही उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे, लेकिन शातिर बदमाश शाकिर भी पुलिस को छका रहा था। आखिर मुखबिर की सूचना पर रविवार को शाकिर कानून के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। इसमें और भी वारदातों के खुलने की आशंका जताई जा रही है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। कृषि कार्य करते समय हुआ हादसा। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के छान गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल ये हादसा कृषि कार्य करते समय हुआ। मृतक के परिवार में मातम छा गया। डग थाना हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार ने बताया कि मृतक के भतीजे ने रिपोर्ट में बताया कि उसका मामा गोकुल सिंह निवासी छान खेत पर रचका काट रहा था। वहीं काटने के दौरान मोटर चालू करने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिससे समीप ही मौजूद एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने अचेत अवस्था में डग चिकित्सालय पहुंचाया। उपचार के दौरान गोकुल सिंह की मौत हो गई। आपको बता दें कि क्षेत्र में करंट की चपेट आने से आए दिन लगातार मौतें हो रही है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। 2 दिन के समझाइश से 27 वर्ष चला आ रहा विवाद समाप्त। ग्राम हिंगोनिया तहसील कनवास के निवासी गोपाल पुत्र गेंदीलाल द्वारा कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन दिया कि प्रार्थी गोपाल की माल हिंगोनिया में कृषि भूमि स्थित है, जो प्रार्थी ने 5,000 रुपए में अपरार्थी रामदयाल आत्मन श्रवण बेरवा निवासी छालरी से वर्ष 2094 में रहन रखी थी, लेकिन अपरार्थी रामदयाल द्वारा प्रार्थी गोपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश डागा ने प्रार्थीगण को न्यायालय में बुलाकर प्रार्थी से बताया कि उसके पिता ने 1994 में 25,000 रुपए यह भूमि इकरारनामे में खरीद ली, परंतु प्रार्थी ने रजिस्ट्री नहीं करवाई और 12 जिले में चले गए। बाद में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैंने प्रार्थी से बात की तो उन्होंने 4,80,000 रुपए और मांगे, जिसका इकरारनामा 2017 में करवाया, परंतु रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। प्रार्थी ने बताया कि उसे राशि नहीं मिली थी, समझाइश की गई। इस प्रकार से विवाद करने पे न्यायालय में बात करने पर वर्षों तक निर्माण नहीं होगा। इकरारनामे के हस्ताक्षर की FIR जांच की पुलिस अनुसंधान में लंबा समय लगेगा। दोनों पक्षों की कोई फायदा नहीं होने के वाला है, बल्कि आपको उल्टे न्यायालयों में चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिससे आपका समय तो बर्बाद होगा, साथ ही आर्थिक व मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए
सहमति व पड़ोसी की काश्तकार से साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए पुरानी बातों को भूल जाएं और इस विवाद को आपसी सहमति से खत्म कराएं। इस पर दोनों पक्षपातों की सहमति बनी कि प्रार्थी गोपाल पुत्र गेंदीलाल द्वारा 3 बीघा की जमीन की रजिस्ट्री प्रार्थी रामदयाल के नाम व शेष 2.50 बीघा जमीन नपवा कर अपरार्थी रामदयाल द्वारा प्रार्थी गोपाल को समलाई गई। इस पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से वे एसडीएम की समझाइश से दोनों पक्षकारों को विवाद को ही समाप्त कर दिया गया। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। एसडीएम डागा की समझाइश ला रही है रंग विवादित रास्ते का क्या खुलासा। कनवास से एसडीएम राजेश डागा की समझाइश से हुआ विवादित रास्ते का खुलासा। ग्राम सलोरिया तहसील कनवास के निवासी वल्लभ पुत्र कन्हैयालाल माली ने कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की माल सलोनिया में कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी ने खेत पर जाने के लिए वर्षों से स्थापित प्रचलित रास्ता जिस पर गांव के सभी किसान फसल काटने के लिए उसी रास्ते से उपयोग में लेते हैं, किंतु किशन लाल पुत्र कन्हैयालाल माली व ओम प्रकाश पुत्र लटूरलाल तेली निवासी सलोनिया द्वारा खेत पर जाने का रास्ता रोक दिया, जिससे प्रार्थी की फसल काश्त करने में परेशानी आ रही थी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई करते दोनों को बुलाकर समझाया कि इस पर दोनों पक्षकारों की सहमति बनी। प्रार्थीगण ओम प्रकाश रास्ते पर तारबंदी नहीं करेगा, वहीं किशनलाल रास्ते के पड़े हुए पत्थर हटा लेगा। प्रार्थी को उसके खेत में जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। प्रार्थी वे अपने गण भविष्य में पैमाइश कराकर दोनों पक्षों की सीमा के माध्यम से समान दूरी रास्ते हेतु छोड़कर रास्ते का स्थायी समाधान करवा लेंगे। तब तक वर्तमान में चला आ रहा रास्ता खोला रहेगा। इस पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से एसडीएम की समझाइश से दोनों पक्षकारों में विवाद को यहीं समाप्त कर रास्ते का खुलासा कर निस्तारण किया गया। इस प्रकार समझाइश करने के उपरांत विवादित रास्ते का खुलासा कर समस्या का निस्तारण किया गया, जिसका सभी पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस तरह कनवास उपखंड में अब तक 44 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों आपसी सहमति से कराया जा चुका है। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्यालय दौसा में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कालाखो ग्रामवासियों में आम रास्ते को उपलब्ध करवाने के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा में मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय दौसा में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम कालाखो नदी वाली बैरवा की डाणी ग्राम पंचायत कालको दौसा के रास्ते को अवरुद्ध हो गए हैं, वह आम रास्ते को उपलब्ध करवाने के लिए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी मोहम्मद असलम मुल्तानी ने बताया कि बैरवा की ढाणी कालखा में आम जाने वाले रास्ते का उपलब्ध नहीं है। ढाणी में शमशान घाट तक व शव ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए विद्यालय जाने तक का रास्ता नहीं है। ऐसे में आपातकालीन कारणों जैसे कि बीमारी, मौत, डिलीवरी आदि में जाने में परेशानी होती है। इन मौके पर मोहम्मद असलम, नरेश जोनवाल, मोहसिन खान, इमरान खान, बागचंद, अशोक, शैलेंद्र वेद, डालचंद, विक्की सोनवाल सहित ग्रामवासी उपस्थित थे। दौसा से मनीष कुमार। आज दौसा जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कालाखो ढाणी बैरवा के ढाणी नदी के पास उस ढाणी के अंदर रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। पूरी ढाणी के अंदर 35 से 40 मकान हैं। उन मकानों के लिए कोई रास्ता दिया हुआ नहीं है। पहले वहाँ पे पगडंडी का रास्ता था, लेकिन अब वहाँ पे मनरेगा के तहत तलाई का कार्य शुरू कर दिया, जिससे वो भी रास्ता अवरुद्ध हो गया। तो इमरजेंसी कार्यों के अंदर जिससे बच्चों के स्कूल जाने में, अभी वहाँ के ग्रामवासियों ने बताया ढाणी में एक लेडीज़ की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन उसके जाने के लिए इमरजेंसी कार्यों में रास्ता नहीं है, ना कोई साधन आ सकता है ना जा सकता है। हमारी ज्ञापन सौंप करके यही मांगी है, वहाँ पे ढाणी के लोगों के लिए रास्ता उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद। बालदड़ा तिखोद माइनर पर अवैध निर्माण कर पाइपलाइन हटाने को लेकर दिया सिंचाई विभाग के एक्शन को ज्ञापन। अंतर सिंचाई विभाग के एक्शन कार्यालय पर बालदड़ा में तिखोद माइनर को तोड़कर अवैध पाइप निर्माण हटाने के संबंध में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर एक्शन महेंद्र कुमार वर्मा को किसानों ने ज्ञापन दिया। वहीं इसकी जानकारी चमल सिंचाई परियोजना के सभापति सुनील गालव, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा बेसाणा को भी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मंगलवार को सिंचाई विभाग कार्यालय पर विरोध कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दौरान एक्शन महेंद्र कुमार व
वक्फ बोर्ड चेयरमैन के बीच काफी नोकझोंक हुई। इसके बाद एक्शन वर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो जिला कलेक्टर से मिलकर इस पर शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। इसके बाद उप जिला कलेक्टर रजत विजय वर्गीय व तहसीलदार नंदन सिंह को गल्ला व्यापारी दिनेश शर्मा द्वारा बालदड़ा व आसपास के किसानों को करोड़ों रुपए हड़पने पर कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री व 12 जिला वक्फ बोर्ड चेयरमैन हुसैन पठान, बालदड़ा के पूर्व सरपंच रामलाल मालव, जेएसएस बालदड़ा उपाध्यक्ष हाजी मुबारक अली, पूर्व उप सरपंच जमनालाल मीणा, वार्ड पंच परवेज गुड्डू, मनशलाल मीणा, छात्र नेता मुकेश मीणा, विनोद मनीष मालव, वाटर मास्टर मोहम्मद शाकिर, भवानी शंकर मीणा, जगदीश मीणा, प्रकाश मीणा, पीयूष मीणा, अयूब खान, रिजवान शहीद पठान, मोहम्मद रईस, अख्तर तलवारिया मौजूद रहे। अंताबारा से घनश्याम ताजवीज की रिपोर्ट। पाइप रख दिया गया है, उससे टेल के किसान बड़े परेशान हैं। आने वाले वक्त में उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा। उस किसान ने पिछले साल भी नेर तोड़कर अवैध पाइप रखा था। प्रशासन द्वारा सीडी द्वारा उसको निकलवाया गया और किसानों को राहत दी गई। एक बार फिर दोबारा अभी 16 करोड़ की लागत से नहर का निर्माण कार्य करवाया गया था। नहर को पक्की बांधी गई है। उसके बावजूद कल एक किसान ने नहर तोड़कर जेसीबी से अवैध तौर पर पाइप रख लिया है। इससे जो आसपास के जो किसान हैं, करीबन 1000 बीघा जमीन इससे प्रभावित होगी और आने वाले वक्त में इनके खेत बिल्कुल पानी से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए हमारे इस संबंध में यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी, चाहे एक्शन साहब हो, आईएन हो या जयन हो, इनको 25 तारीख को हमने अवगत करवा दिया गया था। तो शुक्रवार से लेकर आज दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में हमने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दोबारा अवगत करवाया, लेकिन ये कोई प्रभावी कार्य करने में ये सक्षम नहीं हो रहे हैं। हमने हमारी बात 12 जिला कलेक्टर साहब और यहाँ तक कि कमिश्नर साहब तक और सीआईडी के जो आला अधिकारी वहाँ तक बात पहुँचा दी है। अगर ये आज ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और उसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर ये फिर भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आज माननीय जिला कलेक्टर को इससे अवगत करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हम लोग तय करेंगे। तो फाइनेंस बैंक पर डकैती डालते हुए 7 डकैतों को विट्ठलवाड़ी पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके पास से विदेशी हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। उल्लासनगर में 4 परिसर में न्यू शिवम अपार्टमेंट स्थित मुथूट फाइनेंस बैंक में रात के समय 7 डकैत डकैती डाल रहे थे। डकैतों में बैंक की दीवार को सेंधमारी कर ली थी। डकैतों ने पूर्व योजना के अनुसार बैंक के पास की दुकान को किराए पर लिया था। यहाँ इन लोगों ने कुछ दिन पर बिक्री कर व्यवसाय किया। इसी दौरान ये यहाँ रहकर बैंक की रेकी भी कर रहे थे। रविवार की रात को डकैतों ने बैंक में डाका डालने की शुरुआत की। इसी दौरान परिसर में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को यहाँ से कुछ आवाज आई। हालत को संदेहपूर्वक पाकर पुलिस जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और इन्होंने डकैतों से कहा कि दुकान का शटर खोलो, अन्यथा ताला तोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने आगे जाने का पता चलते ही एक डकैत ने शटर खोला। भीतर देखा तो बैंक की फ्रूट की दुकान के बीच की दीवार में बड़ा छेद दिखाई दिया। पुलिस ने तत्काल पंचनामा करते हुए डकैतों को हिरासत में लिया और डकैतों के पास से पुलिस ने डकैती के काम में आने वाली गैस सिलेंडर, गैस कटर, हथौड़ा, पिस्टल, तलवार आदि सामान जब्त किए। गिरफ्तार किए डकैतों में नाम जाहिर अहमद, नामुद्दीन, कासिम खान, रिजाउजुल शेख, राम सिंह, कालू शेख, तपड़ मंडल व आजिम शेख है। ये सभी डकैत झारखंड, उत्तर प्रदेश से नेपाल के रहने वाले हैं और ये सभी शातिर आरोपी है। इन पर देश के विभिन्न भागों में अपराध दर्ज है। सभी आरोपियों से न्यायालय में पेश करने पर 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। विठ्ठलवाडी पोलिसांना गेल्या 3-4 दिवसापासून एक माहिती होती की एक बाहेर राज्यातील गँग दिल्लीमध्ये आलेली आहे आणि ती कुठला तरी ATM, ज्वेलरी शॉप, बँक याच्या बाजूचा गाळा किंवा घर भाड्याने देणार आहे आणि त्यातली जी सामायिक भिंत आहे ती तोडून दरोडा टाकण्याची शक्यता आहे। त्या अनुषंगाने विठ्ठलवाडी पोलीस तपास करत होते, खबरी लावलेले होते। त्यानुसार 26 तारखेला संध्याकाळी विठ्ठलवाडी पोलिसांना माहिती मिळाली की विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीचे मुथूट फायनान्स कार्यालय आहे, त्याच्या बाजूला एक फळ विक्रेत्याचा गाळा आहे। त्या गाळ्यामध्ये काही आरोपी दरोडा टाकणार आहेत। त्या अनुषंगाने विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक थोरात आणि DPP त्यांची टीम, PSI राजपूत हे सगळे घटनास्थळी गेले। त्यांनी त्या गाळ्याची चौकशी केली आणि आतमध्ये त्यांनी छापा टाकला असता तिथे त्यांना एकूण 7 आरोपी मिळाले। त्या गाळ्याचं शटर त्यांनी बंद केलेलं होतं। आतमध्ये
ते जे मुथूट फायनान्सच्या कार्यालयाची जी भिंत आहे ती भिंत फोडण्याचा ते प्रयत्न करत होते. त्यांनी छिद्रसुद्धा केलेलं होतं. त्यांच्याकडे सर्व प्रकारचे हत्यार मिळून आले. त्यामध्ये हातोडा, छन्नी, देशी बनावटीचं पिस्तल, तलवार, तसेच लॉकर तोडण्यासाठीचं गॅस कटर, गॅस सिलेंडर, वायर कटर असे सगळे हत्यार मिळून आलेले आहेत. त्यानंतर त्यांना आपण सगळ्यांना तात्काळ घटनास्थळी ताब्यात घेतलं. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता 398, 399 आणि आर्म्स ॲक्टच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे. न्यायालयात या 7 आरोपींना हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना 3 तारखेपर्यंतची पोलीस कस्टडी सुनावलेली आहे. अधिक तपास त्यांच्याकडे करण्यात येईल. एकूण 7 आरोपी आपल्याला आतापर्यंत या गुन्ह्यामध्ये मिळालेले आहेत. त्यापैकी 2 आरोपी उत्तर प्रदेशचे आहेत, 4 आरोपी झारखंडचे आहेत आणि 1 आरोपी नेपाळचा आहे. या आरोपींना इथं बोलावणारा, त्याचप्रमाणे इथं रेकी करणारा स्थानिक पातळीवर 2 पाहिजे असलेल्या आरोपींची नावे आम्हाला कळालेली आहेत. त्यांना अटक करण्यासाठी आम्ही एक स्वतंत्र पथक नेमलेलं आहे. त्याबाबत आम्ही तपास करत आहोत. पूर्ण भारतामध्ये यांच्या या गँगविरुद्ध किती गुन्हे दाखल आहेत, यापूर्वी त्यांनी काही प्रकार केले आहेत का, आणि त्यांच्याकडे इंट्रोगेशनसुद्धा आमचं सुरू आहे. यांची मोडस अशा प्रकारे होते की कुठलंही बँकिंग, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन किंवा ज्वेलरी शॉप, ATM ह्याच्या बाजूचा गाळा किंवा घर भाड्यानं घ्यायचं. त्यामध्ये जे भिंत असते त्या भिंतीला छिद्र करायचं, आतमध्ये प्रवेश करायचा, गॅस कटरच्या साह्याने लॉकरमध्ये असलेली रक्कम, दागिने पळवायची. तो अब कोरोना का संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग बहुत राहत की सांस महसूस कर रहा है। वहीं इसी बीच अब राजस्थान में गंभीर बीमारी डेल्टा प्लस के आगमन की सूचना के बाद एक बार फिर से प्रशासन को अलर्ट होने का इशारा किया है। इसी को लेकर चिकित्सालय प्रशासन ने भी संभावित बीमारी के निपटने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसकी जानकारी देते हुए जिला राजकीय श्री सांवलिया चिकित्सालय में फिजिशियन डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि डेल्टा प्लस का नया वर्जन बहुत ही ज्यादा घातक है और यह कोरोना को डेल्टा से पहले वर्जन से कहीं अधिक शक्तिशाली भी है, जिससे निपटने के लिए चिकित्सालय प्रशासन ने इस बीमारी सबसे अधिक काम आने वाली ऑक्सीजन के लिए चिकित्सालय परिसर में 3 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया है, जबकि महिला एवं बाल चिकित्सालय के ऊपर 25 बेड वाला एक वार्ड भी तैयार होने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की समाप्ति के बाद जैन उपकरण और दवाइयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उनके लिए मात्र मांग पत्र भी भेजा जा चुका है। वहीं उन्होंने आम जन से अपील की है कि सरकार की ओर से जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना अवश्य करें और समय पर आने पर टीकाकरण अवश्य लगवाएं। वहीं इस बीमारी का इलाज सावधानी और बचाव से ही संभव है। जितनी सावधानी उतना बचाव। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है प्रशासन द्वारा? चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारे पास पहले से इसकी तैयारियां पूर्ण थी। दूसरी जो प्रॉब्लम बनी थी ऑक्सीजन की, हमने समस्या को पिछली बार पूरी तरह सिलेंडर से पूरा किया, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर एक 65 सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट, एक 100 सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट अगले चिकित्सालय में लगाया तथा एक 35 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट महिला बाल चिकित्सालय में लगाया गया तथा वहाँ पर भी 25 बेड के ICU की एक प्रस्तावित है, उसको काम पूरा किया जा रहा है तथा वहाँ पे भी बच्चों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड खोला जा रहा है। और जो भी मशीनरी और या दवाइयाँ की जो भी हमें अभी इस महामारी के अंदर जो कमी है उसको पूर्ण किया जा रहा है और जल्दी उसको निपटाया जाएगा। प्राइमरी लक्षण तो जो पहले वेरिएंट था, अपना डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल ये है कि ये ज़्यादा संक्रमित होता है, एक मरीज से दूसरे मरीज को बड़ी तेजी से फैलता है तथा इसके अंदर फेफड़ों में इन्फेक्शन करने की क्षमता बहुत अधिक है। इससे क्या मरीज को इन्फेक्शन से 5 दिन के अंदर अंदर फेफड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं तो मरीज को गंभीर होने की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आम जन को क्या सलाह देंगे? मैं आम जन को यही सलाह दें, अभी उनसे यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपने अगर अपना टीका नहीं लगवाया है तो आप कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। एक टीका लगाने पर भी उसमें 50% बचाव संभव है। इसलिए मेरे सबसे ये अनुरोध है कि आप जल्दी अगर आप उस एज ग्रुप में आते हैं 18 साल से ऊपर के, तो आप अपना टीका जल्दी लगवाएं। इससे हमें इस बीमारी से बचने के भी फायदा होगा तथा इसका फैलाव भी अपन को काफी हद तक ठीक किया। कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्तियों को इस संक्रमण से ज़्यादा खतरा है?
कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्तियों से इस संक्रमण से ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि उनको पहले से इनको एंटीबॉडी अगर बन गई है और अगर एंटीबॉडी बन जाती है तो अगर दूसरी बार इन्फेक्शन होगा तो इतना खतरनाक नहीं होगा। कोरोना ने ली पति की जान, मृतक की पत्नी को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। केलवाड़ा कस्बे निवासी युवता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब कोरोना ने उसके पति ओम प्रकाश जैन की जान ले ली। महंगाई के दौर में वर्तमान में विवाहिताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में विवाहित की सासू माँ समेत 7 सदस्य हैं, जिसमें सबसे छोटी मात्र 10 वर्षीय बेटा है। विवाहिता की लड़कियां भी विवाह योग्य हो गई है। पति के इलाज के लिए जो कर्ज लिया था, कर्जदार भी कर्ज मांगने लग गए हैं। विवाहिता को चारों ओर से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बालिकाओं की शादी, कर्ज और महंगाई के दौर में परिवार का भरण पोषण किस प्रकार किया जाए, यह एक चिंता का विषय है। धीरे धीरे रिश्तेदार से भी विवाहिता से दूरियां बना ली है। इस दौर में अपनी सासू माँ से पेंशन से घर का गुजारा किया जा रहा है। कोरोना की वजह से कहीं मजदूरी भी आसानी से नहीं मिल पा रही। जो कुछ भी जमा पूंजी थी वह पति के इलाज में दौरान खर्च हो गई। सरकार का नुमाइंदा एवं स्थानीय नेता विवाहिता की सुध लेने नहीं पहुंचे। जब वोटों का नंबर आता है तो नेता घर के 10 चक्कर लगा लेते हैं। विवाहिता ने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि सरकार और उन्हें आर्थिक मदद मिल सके, ताकि वे समाज के सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। केलवाड़ा से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। तो कब दुनिया चले गए थे? 5 वर्तमान में आपको किन किन समस्याओं से पड़ रहा है? किस प्रकार के आप परिवार गुजारा कर रहे हो? तो आपसे कर्जा वाले भी कर्जा मांग रहे होंगे और आगे यहाँ पे कोई रिश्तेदार आपकी सहायता कर पा रहे हैं या तो किस प्रकार से आप गुजारा कर रहे हो अभी? अच्छा, आपकी जो उनकी पेंशन में गुजारा कर रहे हो। आपका जो बालक है वो कितने साल का है? 10 साल। एक ही बालक है? बालिकाएँ? बालिकाएँ। अभी आपको उन बच्चों की शादी करनी है। प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जहां बिरला ने सुल्तानपुर पीपलदा क्षेत्र का दौरा किया। इसके दौरान मूंडला गांव पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत सुरेंद्र मेहरा के घर जाकर संवेदना व्यक्त की। बिरला ने दिगोत्श्वास प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र प्रभारी को दिए एसी पर्दे लगवाने के निर्देश। वहीं दिगोत में 2 दिवंगत व्यक्तियों के छोटे बच्चों का देख भावुक हो गए बिरला। वहीं इस दौरान बच्चों की शिक्षा से समुचित इंतजाम किए जाने पर परिजनों को आश्वासन दिया। उनके साथ पूर्व विधायक हिरालाल नागर भी साथ थे। कोटा से परमानंद वर्मा की रिपोर्ट। दही चिकित्सा प्रभारी ने मृतक किसान का पोस्टमार्टम करने से किया मना। परिजनों और ग्रामीणों ने चिकित्सालय का ताला जड़ किया हाईवे जाम। चिकित्सा प्रभारी को हटाने की मांग। नैनवा प्रखंड के दही चिकित्सालय में 6 घंटे से मृतक किसान के पोस्टमार्टम के लिए परिजन हो रहे थे परेशान। वहीं दही चिकित्सालय प्रभारी ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। चिकित्सा प्रभारी द्वारा पोस्टमार्टम के लिए मना करने पर परिजन उच्च अधिकारियों को सूचना दी। कहीं सुनवाई नहीं होने से मृतक किसान के परिजनों ने दही चिकित्सालय का ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही अधिकारियों की उदासीनता के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों ने स्टेट हाईवे 34 पर चक्का जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। वहीं चक्का जाम की सूचना पर नैनवा उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया। साथ ही नैनवा और बांसी से 2 डॉक्टरों को बुलवाकर दही चिकित्सालय में भी मृतक किसान का पोस्टमार्टम करवाया गया। आपको बता दें कि नैनवा उपखंड के दिलदा गांव में कुएं पर पानी की मोटर निकालते समय पैर फिसलने से किसान कुएं में गिर गया था, जिसको परिजनों ने कुएं से बाहर निकालकर दही चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सालय ने जांच के बाद किसान को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर दही थाना पुलिस चिकित्सालय पहुंचे और मृतक के शव का मोर्चरी में रखवाया कर पोस्टमार्टम करवाया की शुरुआत की थी।
तो वहीं चिकित्सा प्रभारी की हठकर्मी के चलते करीब 6 घंटे से परिजन पोस्टमार्टम के लिए दही चिकित्सालय प्रभारी से पोस्टमार्टम करवाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन दही चिकित्सा प्रभारी की हठकर्मिता के आहत परिजनों और ग्रामीणों को मृतक किसान के पोस्टमार्टम के लिए भी परेशान और हाईवे पर चक्का जाम करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना पर नैनवा उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मृतक किसान का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वह नैनवा उपखंड ने दही थाना क्षेत्र का मामला यह है। वही दही चिकित्सा प्रभारी की अनुमानी से परेशान क्षेत्र के लोग हैं। दही से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मेडिकल की होती है, मैं ये रोटो आसपास से बुला लो और हमारे यहाँ से पोस्टमार्टम कर दो, लेकिन मैडम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये मैडम मेरे को बोला कि आप ट्रांसफर हो या डॉक्टर लेके आओ। अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, हमारी नहीं, ये शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है, प्रशासन की या जनता की। ये जनता की गारंटी नहीं है, ये प्रशासन की सरकारी जिम्मेदारी है। सही है। जब यार लास्ट बड़ी 5 घंटे से मैडम इंचार्ज यहाँ की सेक्शन, सही है, यहाँ पर सेकंड जूनियर डॉक्टर है नैनवा मेडा, 2 डॉक्टर है, मैडम है वो, और मेडिकल में 3 डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल लिए। एक डॉक्टर आसपास नैनवा से भी रिपोर्ट किया, एडम साहब फोन किया, एडम साहब बोला सब 10 मिनट साथ। अभी हमने मेडिकल एडम साहब को 3 बार कॉल किया, अभी तक भी कोई पोस्टमार्टम की कोई कार्रवाई नहीं हुई तक। और 5 बजने के बाद पोस्टमार्टम करते ही नहीं है, पता नहीं है। हाँ, तो भाई हमें दही बहुत बड़ा इलाका है, इसको गाँव करते दही में डेली कोई भी एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो पूर्व सरपंच मैडम को बोला, मैडम ड्यूटी कितने उठाया मैंने, तो साहब को बोला, उन्होंने मैडम को जगाया। फिर मैंने मैडम ये डिलीवरी है, आपने पैसे नहीं दिए, मैडम ने पेपर ले जाया तो ले जाओ, तो हमारे बच्चे की मांगी है। यहाँ जो पैसा देता है डिलीवरी 3000 ले लो। करने वाले नौकर ने ही अपने मालिक को चूना लगा दिया। यह तो गनीमत रही कि दुकान से सामान ले जाने के दौरान कुछ मोहल्ले वासियों ने देखकर दुकान मालिक को सूचना दे दी। चोरी कर रहा नौकर रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के अशोकनगर में बस्ती निवासी दिलीप दुबे स्टील के सामान की दुकान में है, जिस पर विनोद हजूरी नाम का एक युवक कर्मचारी के रूप में काम करता है, जो उन्हीं के गांव का होकर पड़ोसी है। दुकान मालिक और नौकर रोज एक साथ दुकान से घर जाते हैं, लेकिन सोमवार शाम जब दिलीप अपने नौकर विनोद को लेकर बस्ती गया तो विनोद अपने एक साथी के साथ फिर से चित्तौड़गढ़ आया और दुकान की चाबी लेकर अशोकनगर से दुकान पर पहुंच गया, जहां उसने दुकान का ताला खोल एक ऑटो मांगकर उसे स्टील के सामानों से भर दिया। लेकिन आसपास में रहने वाले मोहल्ले वासियों ने दुकान मालिक को सूचना दे दी। जब दुकान मालिक पहुंचा तो सामान से भरा ऑटो रवाना हो गया, लेकिन नौकर विनोद हजूरी दुकान मालिक से मोहल्ले वासियों के हत्थे चढ़ गया। चोरी की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की। दिलीप जी बात करें किस प्रकार घटना क्रम क्या घटना क्या कर रहा है, मैं मतलब दुकान पे आया, मेरा क्या काम है, कुछ काम है तो फिर सामने यार दुकान खुली है, ताले खुले आपने पुलिस में रिपोर्ट किया है कि लड़का आपकी दुकान पर काम कर रहा है, क्या नाम है इसका? 4 दिन से कलेक्टर पर धरने पर बैठे ग्रामीण महिलाओं पुरुषों ने किया रोड जाम। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद के लगाए नारे। धौलपुर जिले का जहां 4 दिन से कलेक्टर पर बैठी ग्रामीण महिलाओं ने रोड को जाम कर दिया। दरअसल मामला यूं था कि बाड़ी उपखंड के गांव अब्दुलपुर में कुछ दबंग लोगों ने 24 अप्रैल को रामेश्वर जाट की बहरेमी के साथ पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके परिवारजनों के द्वारा 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आर्मी के जिलाध्यक्ष नयनलाल माथुर ने बताया कि मृतक का परिवार महिला पुरुष बच्चे सभी लोग 4 दिनों से धौलपुर कलेक्टर पर धरने पर बैठे हुए थे, जिसके प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही थी। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष नयनलाल माथुर ने कहा है कि अगर जिला प्रशासन हमें न्याय नहीं दिलाता है तो आर पार की लड़ाई होगी। वहीं मृतक रामेश्वर जाटव की पत्नी ने बताया कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता जाता मैं यहीं पर बैठी रहूंगी और अपनी हत्या यहीं कर दूंगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धौलपुर से
ब्यूरो रिपोर्ट। आज कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अफजलपुर के समाज के 11 समाज के लोग आए हैं और कलेक्ट्री पर धरना दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कन्हैया लाल माथुर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर से हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज के लोगों को न्याय मिले, जो दोषी हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, जो हमारी मांगें प्रशासन जल्दी से पूरा करे। अगर ऐसा नहीं किया तो आज मैंने समाज को 4 बजे के लगभग ये अपना मांग पत्र सौंपा है और इनके समाज के लोगों से कहा है कि आप साथ रहो, भीम आर्मी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी। अगर हमारी जिला लेवल पर नहीं जुड़ी, प्रदेश लेवल पे होंगे, राज्य लेवल तक धरना चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि शीघ्र शीघ्र जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाएं, नहीं फिर आर पार की जंग होगी, हम न्याय मिलने तक डटे रहेंगे। क्या नाम आपका? ये धरना क्यों कर रहे हो आप यहाँ पर? भवानी मंडी कृषि मंडी में गेहूं समर्थन मूल्य केंद्र पर किसानों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि हम सुबह से ही गेहूं तुलाई केंद्र पर आए हुए हैं, मगर जब हमारी बारी आई तो हमारे गेहूं को यह कहकर तोला नहीं जाता है कि इनमें काफी कीड़े हैं। जबकि किसान अभी नए गेहूं निकलवा कर आए हैं, वहीं किसानों ने भी तुलाई केंद्र व जांच इंस्पेक्टर पर आरोप लगाए कि यह किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिसके चलते कई किसानों के कीड़े वाले गेहूं भी तोल दिए गए, जबकि हमारे गेहूं में कोई कीड़ा नहीं है। ये एक तरफा किसानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। वहीं जब जांच इंस्पेक्टर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें साफ सुथरे गेहूं लेने का आदेश मिला है। जिन गेहूं में कीड़े चल रहे हैं वह गेहूं हम तुलाई केंद्र पर नहीं ले रहे हैं। वहीं हमने तुलाई केंद्र पर पंपलेट पे बैनर भी लगाए हुए हैं, उसके बाद भी किसान कीड़े वाले गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते हमें भी कई सारी समस्याओं का समाधान व सामना करना पड़ रहा है। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भगवान सिंह कहाँ से आए आप? मोगरा से। तो अभी आप यहाँ कृषि मंडी तुलाई केंद्र पर आए हैं, तो क्या समस्या आ रही है आपको? तो समस्या ये आ रही है कि हमारे गांव में कीड़े नहीं होते हुए भी कैंसिल कर दिया और इन्होंने ज़्यादा कीड़े वाले गेहूँ तोड़। ये तो आपने बताया होगा ना कि भाई क्या कारण रहा है? हमने बताया सर कि हमारा क्यों कैंसिल कर रहे हो कि नहीं तुम्हारे तो खराब है। वो हमारे सुबह 9 बजे से रोटी खानी, हम सुबह 9 बजे से यहाँ खड़े हम उसके बाद में तोड़ लेंगे, देख लेंगे। अभी लास्ट टाइम के हमारा तो 5 बजे का समय है और 5 बजे बाद में नहीं चलता, हमारे बंद करेंगे और हमारे कैंसिल मना कर दिएगा, तुम ले जाओ तुम्हारा डिक्लेयर। यानी कि कुल मिला के कीड़ों की वजह से आपका गेहूँ वापस कर दिया सर, मेरा कीड़ों की वजह से गेहूँ कैंसिल कर दिया और मेरे गेहूँ में कीड़े भी इतने नहीं जितने उनकी जो मैंने। कहाँ से आया आप? आपके साथ भी क्या समस्या है? हमको बोल रहे हैं कट्टे नहीं है, कीड़े भी है ना, कट्टे भी नहीं है, अब तो लेंगे। कितना गेहूँ लेकर आया? 20 कुंटल। 20 कुंटल गेहूँ। तो कितने दिन से आप यहाँ हैं? 17 तारीख को लाए थे, 17 तारीख को बोला इन्होंने कट्टे नहीं है, बाद में लाना। अब आज कट्टे आए तो आज मना कर दिया कि कट्टे खत्म। कट्टे खत्म होने के चलते मना करा या गेहूँ में कीड़े होने के चलते मना करा? कीड़े की भी बोल रहे हैं और कट्टे की बोल रहे हैं, दोनों तरफ बोल रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बारिश में इनसे परेशान हुए कि उधर खेती का काम करें। जैसा कि किसानों का आरोप है कि उनके जो गेहूँ आ रहे हैं मतलब कीड़े की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है? ये थोड़ी मात्रा में कीड़ा होता है तो उसको तो हम उसके अंदर दवाई डलवा के ट्रॉली के अंदर ही दवाई डलवा के उसको कवर करवा देते हैं। कवर करवाने के बाद में 3-4 घंटे बाद में हम उसको चेक करते हैं। अगर उसमें कीड़ा मर जाता है तो उसको छनवा के हम वो गेहूँ परचेज कर लेते हैं। पर ज़्यादा मात्रा में कीड़ा होता है तो उसे खरीद पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे कैसे कितने किसानों को आपने अभी? 20 एक किसान थे, उनका हमने रिजेक्ट किया था। जैसे कि कुछ बोरियां वहाँ लगी हुई है जिन पे टाके भी लगे हुए, कुछ बोरियों का टाका निकाल कर हमने देखा तो उनमें भी कई सारे कीड़े अभी भी चल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब है ना कहने की बात है। ज़्यादा मात्रा में कीड़ा होगा, साइटो होगा, राइजो होगा, वो आगे जाके स्टेट को खराब करता है।
उसको ले पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये ले पाना, और ये हमारे स्पेसिफिकेशन में भी दिया हुआ है। तो क्या किसानों को आप पहले इसके बारे में जानकारी देते हैं? बिल्कुल, हमने यहाँ पे बैनर लगा रखा था स्टार्टिंग से, तो और बाकी इसके अंदर हमने यहाँ पे पम्पलेट भी लगाए हैं यहाँ पे, और वो पम्पलेट यहाँ पे लोगों ने यहाँ से हटा दी है। पम्पलेट पे हमने ये भी डाला है कि भाई कीड़े वाला जो तो होगा वो नहीं तुलेगा। थोड़ी मात्रा में अगर कीड़ा होता है तो ठीक है, हम चला लेते हैं, किसान को क्यों परेशान करना, और ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी।